Assalamualaikum student, my name is Kiran Rani. Welcome to all of you in class second year. At intermediate level, your biology course is divided into two subjects. The first one is botany and the second one is zoology. But here the botany is considered as your minor subject and zoology is considered as your major subject. Botany comprises of 40 marks of your theory examination, while zoology comprises of 45 marks of your theory examination. Today I am starting chapter number 1, homeostasis, from botany portion, and this is your lecture number 1. कंटेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन क्या हैं, क्या टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। पहला है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फीडबैक सिस्टम, वाटर रिलेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं। होम्योस्टेसिस एक ग्रीक वर्ड से डिस्क्राइब हुआ है जिसका मतलब है टू स्टे द सेम। एबिलिटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की कि वो मेंटेन करती है अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को, चाहे चेंजेस आ जाएं उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले ये लफ्ज़ आ रहा है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? वो जगह जहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसकी एनवायरनमेंट कहलाती है। कोई एक प्लांट है हाइड्रा, वो वाटर में रहता है तो उसकी एनवायरनमेंट है। इसी तरह कोई प्लांट है टेरेस्टेरियल प्लांट, वो सॉइल में ग्रो करता है तो वो उसकी एनवायरनमेंट है। तो वो जगह जहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। अब इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, चाहे उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आ जाए। तो इसकी एग्जांपल इस तरह है कि आप इस वक्त अपने रूम में बैठे हैं, ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हैं, तो ये आपके इंटरनल एनवायरनमेंट है। अब इस इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आ जाए, जैसे कि लाइट चली जाए। आप जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो वायरलेस है, लाइट चली गई तो आपका वायरलेस नेटवर्क जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आपकी जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही हैं। तो चूँकि आपको अपनी अटेंडेंस भी बहुत प्यारी है, तो इस इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए आप कुछ ना कुछ एफर्ट्स करेंगे। तो वो एफर्ट्स क्या हैं कि आप डेटा नेटवर्क यूज़ करेंगे और दोबारा से क्लास में ऑनलाइन हो जाए। तो अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना होम्योस्टेसिस कहलाता है। होम्योस्टेसिस जो है एक सेट है रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स का, जो कि इन्वॉल्व होता है मेंटेन करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म की इंटरनल एनवायरनमेंट को किसी भी सूटेबल लिमिट तक। यानी कि कुछ मैकेनिज्म्स परफॉर्म होंगे इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए, मगर एक लिमिट तक। उस लिमिट से ज़्यादा हो जाएंगे तो भी बॉडी में डिस्टर्बेंस होगी, और उस लिमिट से कम होंगे तो भी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। अब जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इस इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए, उनको कांस्टेंट रहना ज़रूरी है। वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं होम्योस्टेसिस के, उनको देखते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन है। ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर जो है वो हम प्लांट साइड का ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करते हैं, उसकी रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक प्लांट है, बहुत सारे सेल्स हैं उसके अंदर, उन सेल्स के अंदर वाटर और सोल्यूट का जो कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। वाटर की एग्जाम्पल ले लें तो अगर किसी भी प्लांट को हमने बहुत एक्सेस अमाउंट में वाटर दे दिया तो वहाँ पर वाटर लॉगिंग की कंडीशन जब हो जाएगी, यानी पानी जो है वो वहाँ ठहरना शुरू हो जाएगा, जो प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करेगा। इसी तरह अगर किसी भी प्लांट को हमने पानी की जो मिकदार है वो कम कर दी है तो क्या होगा, उसके अंदर स्कैरसिटी हो जाएगी, बिल्डिंग होने लग जाएगी, प्लांट मुरझाएगा और फिर डेथ की तरफ चला जाएगा। तो प्लांट का जो है अपने वाटर और सोल्यूट के बैलेंस को मेंटेन करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। सेकेंड एस्पेक्ट से हमारे पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के अंदर रिमूवल होगा एक्सेस सब्सटेंसेस का, जो अनवांटेड और टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होंगे।
प्लांट के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक प्रोसेस, यानी चीज़ों का टूटना और चीज़ों का बनना। अब जो चीज़ें टूट रही हैं, तो जो टूटने के बाद जो छोटे छोटे मोनोमर्स बन रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम के तमाम वेस्ट हों, उन्हें किसी दूसरे प्रोसेस में भी यूज़ किया जा सकता है। मगर कुछ जो सब्सटेंसेस हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए अनवांटेड हैं, टॉक्सिक है, तो उनका जो रिमूव होना है वो कहलाता है एक्सक्रीशन। जैसे कि पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में दे दिया आपने और प्लांट की रिक्वायरमेंट उस लिमिट तक पानी की नहीं है, तो वो उस पानी को एक्सक्रीट करेगा स्टोमेटा के थ्रू और हाइडाथ्रोट्स के थ्रू। तो अनवांटेड सब्सटेंसेस का रिमूव करना या टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स का रिमूव करना, ये एक्सक्रीशन कहलाता है। थर्ड है पॉइंट हमारे पास थर्मोरेगुलेशन, जिसके अंदर टेम्परेचर को जो है वो टॉलरेबल लिमिट तक मेंटेन किया जाता है। इससे पहले आपने डिफरेंट क्लासेस में पढ़ा था कि प्रोटीन जो है वो सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के। प्रोटीन एंजाइम फ्री प्रोटीन है और एंजाइम जो है वो एक सुटेबल लिमिट तक अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, एक सुटेबल टेम्परेचर तक। अगर वो टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो प्रोटीन जो है यानी वो एंजाइम जो है वो उनके डीनेचर हो जाएंगे। इसी तरह अगर वो टेम्परेचर जो है कम कर दिया जाए तो प्लांट के अंदर क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। तो इस टेम्परेचर को टॉलरेबल लिमिट तक मेंटेन करना थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। ये तीनों एस्पेक्ट्स हैं होमियोस्टेसिस के। अब जो पढ़ेंगे वो है हम फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम होमियोस्टेसिस जो है वो रिक्वायर करता है एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम को, और ये जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है उसको हम फीडबैक सिस्टम कहते हैं। यानी कोई भी काम किस लिमिट तक करना है और कब तक करना है, ये फीडबैक सिस्टम कहलाता है। अगर पॉपुलेशन में कोई एग्जाम्पल लें इसकी, तो सपोज करेंगे एक पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन उसे कहते हैं जिसके अंदर एक ही तरह के इंडिविजुअल रहते हैं। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तमाम के तमाम कैट्स हैं। अब ये वाली जो कैट है इसकी डेथ हो गई है, तो इस कैट को इस पॉपुलेशन से रिमूव करना चाहिए। मगर अगर इसको रिमूव ना किया जाए बल्कि इसको इसी पॉपुलेशन के अंदर ऐसे ही रहने दिया जाए, तो क्या होगा कि इसके ऊपर तो बैक्टीरिया फंजाई ग्रो कर देंगे, जो इस डेड बॉडी के लिए तो बेनिफिशियल है क्योंकि ये इसको डीके करने में हेल्प कर रहे हैं। मगर यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दूसरे इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, उनको नुकसान पहुँचाएंगे। यानी यहाँ से जो बैक्टीरिया फंजाई ग्रो कर रहे हैं वो एक स्मेल क्रिएट करेंगे, जो कि इन रहने वाले जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा और कुछ बीमारियाँ भी पैदा हो सकती हैं। तो ये जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है ये होमियोस्टेसिस कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल है कि किसी पर्सन को फीवर हो गया और वो फीवर जो है वो 104 से ज़्यादा बढ़ गया। अब जब इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बॉडी के अंदर सबसे पहले तो जितनी भी एसेंशियल प्रोटीन्स हैं वो उसकी डीनेचर हो जाएगी और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर देगा। डिस्टर्ब करने के बाद इस पर्सन की जो है वो डेथ हो जाएगी। तो ये जो चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म होता है बॉडी के अंदर, इसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और दूसरा है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। स्टिमुलस कहते हैं कोई भी चेंज किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर आ जाए, जैसे कि इन्वायरमेंट में टेम्परेचर का बढ़ जाना, इन्वायरमेंट में सनलाइट की इंटेंसिटी का बढ़ जाना, कोई भी चेंज हो जाए इन्वायरमेंट के अंदर वो स्टिमुलस कहलाता है। अब इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए बॉडी के अंदर कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जो सेंस करते हैं और फिर ये सिग्नल पहुंचाते हैं कंट्रोल सेंटर यानी सेट पॉइंट तक, जिसे ब्रेन या नर्वस सिस्टम कहते हैं। आपने किसी एक ऐसी जगह पर हाथ रखा जो बहुत गर्म है। अब ये जो है बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद हैं, उन्होंने सेंस किया, आपके इस रिस्पॉन्स को पहुंचाया कंट्रोल सेंटर यानी सेट पॉइंट तक। जब ये ब्रेन तक पहुंचेगा तो यही जो है वो सिग्नल पहुंचाएगा मसल्स या ग्लैंड्स को, ताकि ये जो स्टिमुलस है इसके अगेंस्ट कुछ रिस्पॉन्स किया जाए।
अब जब यहाँ तक मैसेज पहुँचाएगा तो फिर कुछ रिस्पॉन्स होगा, और वो रिस्पॉन्स यही होगा कि आप गर्म चीज़ से फ़ौरन अपना हाथ हटा लेंगे। तो ये तो होता है एनिमल्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है वो ब्रेन के ज़रिए नर्वस नहीं होती, वो तमाम की तमाम जो वो केमिकल्स के ज़रिए कंट्रोल होती है। टेम्परेचर बढ़ गया इन्वायरमेंट का, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो प्लांट क्या करेगा, अपने इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा, ट्रांसपरेशन का प्रोसेस करेगा ताकि वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे और प्लांट अपनी बॉडी के इन्वायरमेंट को कूल कर ले। अब मुसलसल जो है वो ट्रांसपायरेशन होती रहेगी और प्लांट जो है वो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता रहेगा। फीडबैक सिस्टम, पहली टाइप है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और दूसरी टाइप है इसकी पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या है, अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस होगा किसी भी चेंज के अगेंस्ट। यानी अगर कोई भी चीज़ इस डायरेक्शन में परफॉर्म हो रही है तो उसका इफेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में परफॉर्म होगा। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या है कि सीरीज है, सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस होगा किसी भी चेंज के दरमियान और वो इनहेंस कर देगा उसकी एक्टिविटी को। अगर कोई भी प्रोसेस इस डायरेक्शन में परफॉर्म हो रहा है तो ये मज़ीद इस डायरेक्शन में परफॉर्म होगा और एक्टिविटी इसकी इनहेंस हो जाएगी। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, इसकी एग्जाम्पल है रिस्पॉन्स टू वाटर लिमिटेशन। ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा टाइनी पोर्स है जो कि लीफ की सरफेस के ऊपर मौजूद हैं। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसपायरेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि इसके साथ साथ ये गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। प्लांट के अंदर जो होम्योस्टेसिस है वो स्टोमेटा के जरिए ही मेंटेन होती है क्योंकि यही गैसेस एक्सचेंज और वाटर में हेल्प कर रहे हैं। जब ये स्टोमेटा ओपन होंगे, प्लांट का बाहर का एनवायरनमेंट हॉट हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए तो प्लांट एवापोरेशन करेगा यानी ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेगा ताकि इसकी इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन हो जाए। मगर मुसलसल ट्रांसपायरेशन होती रहेगी तो प्लांट जो है वो बिल्डिंग की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पर जो है होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है यानी अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करनी है तो प्लांट के अंदर सिग्नल्स जाएंगे कि एक हार्मोन को के फंक्शन को एक्टिवेट करके। ये हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। तो चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। एब्सिसिक एसिड का फंक्शन क्या है कि ये हेल्प करता है इन स्टोमेटा को क्लोज करने में क्योंकि मुसलसल ट्रांसपायरेशन से प्लांट बिल्डिंग की तरफ चला जाएगा और उसकी डेथ भी कॉज हो सकती है। तो इसलिए ये हार्मोन एक्टिवेट हुआ और इसने स्टोमेटा को क्लोज कर दिया। पानी की जो मिकदार थी, ट्रांसपायरेशन का जो रेट था वो कम हो गया जबकि एब्सिसिक एसिड का रेट जो है वो बढ़ गया। तो एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ का बढ़ जाना नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कहलाता है। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की एक और एग्जाम्पल है हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब भी आप कोई फूड की इनटेक करेंगे तो ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ये जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या हो गया, बढ़ गया। अब ये है एक पेनक्रियास। पेनक्रियास के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन का फंक्शन क्या है कि ये इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। जब ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगी ग्लाइकोजन के अंदर तो ये जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ था ये कम हो जाएगा। अब ये जो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गई थी तो ये जाकर स्टोर होना शुरू हो जाएगी लिवर के अंदर। तो ये स्टोर हो गई, ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ था, इंसुलिन ने क्या किया, इसके ग्लूकोज के लेवल को कम कर दिया और कन्वर्ट कर दिया इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। तो यहाँ भी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ की कमी हो रही है, तो ये भी एग्जाम्पल है नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, इसकी एग्जाम्पल है फ्रूट राइपनिंग यानी फलों का पकना।
एक राइप एप्पल है जो प्रोड्यूस कर रहा है इथाइलिन। इथाइलिन भी एक हार्मोन है, केमिकल सब्सटेंस है। इसका फंक्शन क्या है कि ये फ्रूट को राइपनिंग में हेल्प करता है। जैसे आम देखा है आपने, आम की पेटियों के अंदर एक केमिकल रखा जाता है जिसको इथिफॉन कहते हैं। इथिफॉन बेसिकली जो है वो इथाइलिन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये फ्रूट को राइप करता है। जब उसको हम उस कार्बेट को जो है वो आम की पेटियों में रखते हैं तो वो फ्रूट राइप होना शुरू हो जाता है। राइप कैसे होगा कि ये जो इथाइलिन जो है वो सिग्नल देना शुरू करेगा नेबरिंग सेल को। यानी अगर इस एक सेल के अंदर इसकी प्रोडक्शन हो रही थी तो ये अपने बराबर वाले दूसरे सेल्स को भी सिग्नल देना शुरू करेगा कि भाई तुम भी इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो। फिर क्या होगा, नेबरिंग सेल्स भी जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे इथाइलिन। इथाइलिन क्या करेगा, एप्पल को राइप करने में हेल्प करेगा। जैसे पिक्चर में दिखाया गया, पहले ग्रीन कलर का एप्पल था, इसके अंदर ये केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है, हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है इथाइलिन। ये क्या करेगा, ये इसके क्लोरोफिल को चेंज कर देगा ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड में। अब ये बराबर वाले सेल्स को भी सिग्नल दे रहा है, उससे बराबर वाले सेल्स को, तमाम सेल्स को सिग्नल प्रोड्यूस हो दिए जा रहे हैं ताकि ये थाइलिन को प्रोड्यूस करें और इसके ग्रीन कलर को येलो कलर में कन्वर्ट कर दें ताकि फ्रूट राइप हो जाए। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की एग्जाम्पल थी कि थाइलिन प्रोड्यूस हुआ, इसने नेबरिंग सेल्स को सिग्नल दिए ताकि वो भी थाइलिन को प्रोड्यूस कर दें ताकि प्रोसेस इनहेंस हो जाए। यानी एक चीज़ के बढ़ने से प्रोसेस इनहेंस हुआ और हेल्प कर दी उसने फ्रूट राइपनिंग में। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की सेकंड एग्जांपल है हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग। एक ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर जो है वो ब्लड फ्लो हो रहा है, इसके अंदर कट लग गया। अब कट लग गया तो ब्लड जो है वो बाहर की तरफ मूव करने लग गया, यानी यहाँ आना शुरू हो गया इस कट के जरिए। तो ब्लड के अंदर तीन तरह के सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करेंगे, यहाँ पर आके एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे, जमा होना शुरू हो जाएंगे। पहले एक जो है वो प्लेटलेट्स आया, फिर उसने जो है वो सिग्नल दिए दूसरे प्लेटलेट्स को, वो भी यहाँ पर आके एग्रीगेट होने लग गए। तमाम प्लेटलेट्स यहाँ पर आके एग्रीगेट होने लग जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये एग्रीगेट होने के बाद जो है वो एक प्लग बना लेंगे, जिससे जो है ये जो कट लग गया था ये स्टॉप हो जाएगा और ये जो ब्लीडिंग हो रही थी वेसल्स के अंदर ये भी स्टॉप हो जाएगी और ब्लड जो है वो सिमिलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। डिफरेंस क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के अंदर? तो पॉजिटिव फीडबैक में सिमिलर डायरेक्शन में काम होगा और सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, यानी एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाएगी। नेगेटिव फीडबैक में रिवर्स होगा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर में हेल्प करता है रिस्पॉन्स में, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग है, ग्रोथ है। पहले प्लांट इस साइज का था, ग्रोथ हुई, मजीद डिवीजन हुई, माइटोटिक इस साइज का हुआ, फिर इस साइज का हुआ, ग्रोथ में इनहेंस कर रहा है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। जबकि ये क्रिटिकल बॉडी प्रोसेस को मेंटेन कर रहा है, जैसे कि टेम्परेचर है, पीएच है, हार्मोन रेगुलेशन है। एग्जाम्पल है इसकी ब्लड क्लॉटिंग और फ्रूट राइपनिंग। इसकी एग्जाम्पल में ब्लड ग्लूकोज लेवल और वाटर लिमिटेशन रिस्पॉन्स टू वाटर स्ट्रेस इन प्लांट। एस्पेक्ट्स क्या है होम्योस्टेसिस के? तो तीन एस्पेक्ट्स हैं, पहले भी डिस्कस किए थे हमने, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये इन्वॉल्व होता है मेंटेन करने के लिए बैलेंस बिटवीन वाटर एंड सोल्यूट कंटेंट ऑफ सेल, यानी वाटर और सोल्यूट कंटेंट जितना भी होगा सेल का उसको मेंटेन करना ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस है मूवमेंट है सॉल्वेंट की, वाटर की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इस बीकर के अंदर एक मेम्ब्रेन लगी हुई है जिसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, यानी कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ कर रही है वो पास होने के लिए और कुछ को नहीं। ब्लू कलर से जो शो किए जा रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल हैं और ग्रीन कलर से शुगर के।
यानी ये सॉल्वेंट है और ये सोल्यूट है। तो इन मॉलिक्यूल का, वाटर के मॉलिक्यूल का इस जगह से इस जगह में मूव करना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ये कहलाता है ऑस्मोसिस। हायर कंसेंट्रेशन है, यहाँ ज़्यादा तादाद मौजूद है वाटर के मॉलिक्यूल की, और ये लो कंसेंट्रेशन है, यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल की तादाद कम है। इसी तरह इस बीकर में भी दिखाया गया है कि मेम्ब्रेन लगी हुई है, यहाँ जो है वो मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा है और यहाँ कम है। तो इस जगह से मॉलिक्यूल्स का इस जगह पर मूव करना जो है वो ऑस्मोसिस कहलाता है। वाटर पोटेंशियल क्या है? फ्री एनर्जी है वाटर मॉलिक्यूल्स की, उसको वाटर पोटेंशियल कहते हैं। इसको एक ग्रीक लेटर से डिस्क्राइब करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको साई कहते हैं। वाटर जो है वो हमेशा मूव करता है हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ। एक साइंटिस्ट है, उनका कहना था कि जो वाटर पोटेंशियल यानी फ्री एनर्जी है वाटर के मॉलिक्यूल्स की, वो हमेशा ज़ीरो होती है प्योर वाटर के अंदर। जैसे ही इसके अंदर हम सोल्यूट के कंटेंट को ऐड करते जाएंगे तो इसका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव की तरफ जाता जाएगा। वाटर पोटेंशियल में वाटर हमेशा मूव करेगा हायर वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। हायर वाटर पोटेंशियल, ये बीकर है जिसके अंदर जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं और सोल्यूट के मॉलिक्यूल कम हैं। वाटर यानी कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं और सोल्यूट यानी कि किसी शुगर या किसी सॉल्ट के मॉलिक्यूल कम हैं। इसी तरह दूसरा बीकर है जिसका लो वाटर पोटेंशियल है, यहाँ पर जो है वो सोल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं जबकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम हैं। तो इस बीकर के अंदर चूँकि वाटर फ्री फॉर्म में मौजूद है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल इसके मौजूद हैं, तो ये हाई वाटर पोटेंशियल है, और यहाँ पर जो है वाटर के मॉलिक्यूल कम है तो ये लो वाटर पोटेंशियल। इन दोनों को अगर मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्ट करूँ तो ये जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल हैं इनमें एबिलिटी है कि ये अट्रैक्ट करेंगे सॉल्वेंट को। इसी तरह यहाँ पर भी सोल्यूट के मॉलिक्यूल ने सॉल्वेंट को अट्रैक्ट किया। अब यहाँ देखेंगे यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बच गए, जबकि यहाँ पर कोई भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फ्री फॉर्म में मौजूद नहीं है। तो वाटर के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ से मूव करते हुए यहाँ जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि हम वाटर जो है वो हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल एरिया से लो वाटर पोटेंशियल एरिया की तरफ जाता है। सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं कि एबिलिटी है कि सॉल्यूशन की कि वो अट्रैक्ट करता है वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ। रिवर्स है ये वाटर पोटेंशियल का। लो सोल्यूट पोटेंशियल है, इस बीकर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं और सोल्यूट के मॉलिक्यूल कम हैं। यहाँ हाई सोल्यूट पोटेंशियल है, यहाँ सोल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं और वाटर के कम हैं। सोल्यूट के पास एबिलिटी है कि वो अट्रैक्ट करेगा वाटर के मॉलिक्यूल को, तो इस तरह ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। लो सोल्यूट पोटेंशियल है यानी सोल्यूट के मॉलिक्यूल कम और सॉल्वेंट के ज़्यादा हैं, वाटर के ज़्यादा हैं और शुगर के कम हैं। इसी तरह यहाँ हाई सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं और सॉल्वेंट के कम हैं। तो जब दोनों बीकर्स को कनेक्ट करेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इस बीकर में जितने भी सोल्यूट के मॉलिक्यूल हैं वो भी इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे और वाटर जो है वो मूव करेगा लो सोल्यूट पोटेंशियल से हाई की तरफ। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर लो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की सॉल्वेंट के मुकाबले में। ये बीकर है जिसके अंदर जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है जबकि शुगर या सॉल्ट के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम है। सोल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा होती है वो हाइपोटोनिक कहलाता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हाई कंसंट्रेशन हो सोल्यूट की सॉल्वेंट के मुकाबले में। इसके अंदर जो है वो सोल्यूट के मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा है और वाटर की कम है। सोल्यूट ज़्यादा है और वाटर की तादाद कम है। जब वाटर कम होगा और सोल्यूट ज़्यादा होगा तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दोनों बीकर को अगर मैं कनेक्ट कर दूँ तो मूवमेंट कहाँ से होगी? मूवमेंट जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपर की तरफ होगी। पानी हमेशा वहीं से मूव करेगा जहाँ वो फ्री फॉर्म में मौजूद होगा।
तो चूंकि यहाँ पर दो ही मॉलिक्यूल है यानी 40% सोल्यूट है और सॉल्वेंट 60 है, अगर 40 को 40 से ही कनेक्ट करते हैं तो 20% तो फिर भी बच जाता है। तो वाटर हमेशा अपने ज़्यादा एरिया से कम एरिया की तरफ मूव करेगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो है वो इक्वल कंसंट्रेशन होगी सोल्यूट और सॉल्वेंट की। बीकर है, इसके अंदर जो है वो इक्वल कंसंट्रेशन है सोल्यूट की और सॉल्वेंट की। ये डायग्राम है, ये सेल है, इसको एक ऐसी इन्वायरमेंट में प्लेस किया गया है जिसकी आउटसाइड की जो इन्वायरमेंट है वो कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड मतलब यहाँ सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है और वाटर की कम है। इनसाइड जो है इन्वायरमेंट है सेल की वो डाइल्यूट है, यानी यहाँ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं। तो पानी जो है वो हमेशा वहीं से मूव करता है जहाँ इसकी ज़्यादा फ्री फॉर्म में जो है मॉलिक्यूल मौजूद हो। तो यानी पानी यहाँ से मूव करना शुरू करेगा बाहर की तरफ, यानी यहाँ एक्सोस्मोसिस का प्रोसेस होगा। सेल जो है वो लूज करना शुरू कर देगा वाटर को। जब सेल लूज करना शुरू कर देगा तो इसका जितना प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में 90% वाटर होता है। तमाम का तमाम जो है वो बाहर की तरफ चले जाना शुरू कर देगा। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, जबकि प्लांट सेल्स जो हैं वो अपनी शेप को मेंटेन करेंगे मगर इनका इंटरनल प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा। आइसोटोनिक के अंदर इक्वल कंसंट्रेशन है, दोनों तरफ की मिकदार बराबर है, तो कोई नेट मूवमेंट नहीं होगी, सेल अपनी उसी फॉर्म में रहेंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि एक सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है जो सेल के इनसाइड की इन्वायरमेंट है, जबकि आउटसाइड की इन्वायरमेंट डाइल्यूट है। तो वाटर जो है वो आउटसाइड से इनसाइड मूव करना शुरू होगा। जब वाटर जो है बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो सेल टर्जिड होने लग जाएंगे। सेल टर्जिड होने लग जाएंगे पानी क्योंकि इनसाइड मूव कर रहा है एंडोस्मोसिस के जरिए। अब अगर ये रेड ब्लड सेल्स हैं, क्योंकि इनके अराउंड जो है कोई सेल वॉल मौजूद नहीं है, एनिमल सेल है, तो ये ब्रस्ट हो जाएगा। और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद है और ये सेल वॉल जो है वो हेल्प करेगी इसको शेप मेंटेन करने में। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, पानी जो है वो बाहर जा रहा है और सेल जो है वो श्रिंक हो रहा है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्लेस करेंगे तो सेल टर्जिड हो जाएगा क्योंकि एंडोस्मोसिस के जरिए पानी इनसाइड मूव कर रहा है, जबकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर दोनों की मिकदार बराबर है तो किसी किस्म की मूवमेंट नहीं होगी। कुछ एग्जाम में रीज़न आते हैं कि क्या होगा कि अगर हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर दें। तो आंसर है इसका कि जब भी हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे तो वाटर मूव करेगा आउटसाइड से इनसाइड एंडोस्मोसिस के जरिए और रिजल्टिंग सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगा। वाटर जो है वो इनसाइड मूव करेगा, मूव करते करते जो है वो टर्जिड हो जाएगा। सेकेंड रीज़न आता है कि प्लांट सेल ब्रश नहीं होता जबकि एनिमल सेल हो जाता है जब हम उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं। प्लांट सेल ब्रश होता है। तो आंसर है इसका कि जब हम सिंगल एनिमल सेल यानी कि रेड ब्लड सेल को प्लेस कर रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर तो वाटर मूव करेगा इनसाइड, फिल हो जाएगा वो वाटर से, फिर उसके बाद फाइनली ब्रश हो जाएगा क्योंकि वहाँ सेल वॉल मौजूद नहीं है। मगर प्लांट सेल को अगर हम जो है इसके पास सेल वॉल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि स्टॉप कर देगी, इसको ब्रस्ट होने नहीं देगी, प्लांट सेल स्वेल हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर मगर ब्रस्ट नहीं होगा क्योंकि सेल वॉल इसको प्रिवेंट करेगी ब्रस्टिंग से। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ये एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस में सिर्फ आपने नाम लिखने इनके, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, और इन सवालों इन क्वेश्चन को भी हमने लेक्चर में कवर कर दिया। तो आज लेक्चर हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट को कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए खुदा।